2024 लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक हो चला है। ऐसे में मोदी सरकार एक नया बिल वन नेशन वन इलेक्शन ला सकती है। मीडिया में ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये जो कानून यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के लिए लाना क्यों मुश्किल है, क्या ये ध्यान भटकाने की रणनीति है। उससे पहले हम इस वीडियो में और बात करेंगे कि जो ये विशेष सत्र मोदी सरकार 5 दिनों का लेके आ रही है, इसमें कौन कौन से अहम कानून मोदी सरकार ला सकती है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन कानून को लाने के लिए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको पहले दूसरे जो कानून हैं जो इस सत्र में आ सकते हैं उस पे मैं बात करना चाहूँगा। दरअसल मोदी सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए 2 कानून ला सकती है जो काफ़ी समय से पिछले काफ़ी सालों से खास तौर पे मोदी के समर्थक या कहें कि भाजपा के समर्थक वो अपनी सरकार से मांग कर रहे थे। उनमें एक तो है वक्फ बोर्ड का कानून, यानी जो वक्फ बोर्ड बना है उसको उस कानून को मोदी सरकार वापस ले सकती है ताकि जो हिंदुत्व की धार को और तेज कर सके, जिससे हिंदू वोटर जो उनके कोर वोटर हैं उनके भीतर एक नया जोश भर सके मोदी सरकार। इसके अलावा मोदी सरकार एक और कानून ला सकती है या कहें कि कानून खत्म कर सकती है जिसमें मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण खत्म कर सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भारत भर में जितने भी मंदिर हैं उनसे हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को होती है। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है। और सरकार से ये काफ़ी समय से जो हिंदुत्ववादी संगठन या फिर जो बजरंग दल या फिर संघ के बड़े बड़े अधिकारी भी कई बार खुले मंचों से ये कह चुके हैं कि मंदिरों पर से सरकार का नियंत्रण हटना चाहिए, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, इसमें किसी के भी धर्म पे सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो धर्म कैसे अपनी फंडिंग करता है, कैसे चलता है, वो उसके धर्म के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अब आ जाते हैं वीडियो के जो मेन टॉपिक पे, जो कि था वन नेशन वन इलेक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं आ सकता है, क्योंकि जो चुनाव है वो लगभग 8 महीने बाद है। केंद्र सरकार का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, वो 8 महीने बाद है। ऐसे में इतनी जल्दी ये कमेटी रिपोर्ट दे दे और फिर उसके ऊपर संसद में कानून भी बन जाए, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसमें 2 चीज़ें दिख रही हैं। पहला कि कमेटी की रिपोर्ट इस तरीके से होगी कि आज़ादी के बाद से लेके 3 चुनाव जो हुए थे वो वन नेशन वन इलेक्शन के ही तरह हुए थे, यानी कि उस समय तक 1968 तक विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो था वो एक साथ ही हुआ था। तो एक ये कमेटी अपनी राय दे सकती है कि जब आज़ादी के बाद यही सिस्टम था तो आज उसको लागू रखने में क्या दिक्कत है। दूसरा सवाल ये है कि क्या लोकसभा में तो मोदी सरकार के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में क्या मोदी सरकार इस बिल को पास करवा पाएगी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल, और आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है। उन पार्टी के राज्यसभा सांसदों के बिना मोदी सरकार इस बिल को पास नहीं करवा सकती है। लेकिन यहाँ पे मामले में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा जो चुनाव होता है उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, वो 2-4 महीने के आगे पीछे होता है। यानी कि अप्रैल 2019 में हुआ था आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव। उस हिसाब से आप देखिएगा तो जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव उन दोनों राज्यों में लगभग एक ही समय पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा से नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश से जगन मोहन रेड्डी इसका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दाव
पे किसका सबसे बड़ा जो है राजपाट है वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ा दाव पे जो राजपाट होगा वो योगी आदित्यनाथ का होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को बने हुए अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं। पिछले साल उन्होंने मार्च में दोबारा शपथ ली थी। तो अगर विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के लिए हो सकता है। अगर मान लीजिए जितनी सीटें अभी विधानसभा में बीजेपी को यूपी के अंदर मिली हुई हैं वो अगर नहीं मिलती हैं तो क्या होगा। दूसरा नुकसान कांग्रेस को कर्नाटक में हो सकता है, जो कि अभी कांग्रेस ने 4-5 महीना पहले कर्नाटक में बम्पर जीत हासिल की है। उसके अलावा ममता बनर्जी को वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी की भी सरकार 2021 के अंत में बनी है। तो कुल मिला के अभी ममता बनर्जी की भी सरकार का एक लंबा कार्यकाल बाकी है। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और आप लोग अगर लाइक करेंगे तो मेरी जो अगली वीडियो होगी वो ऑटोमेटिक आप तक पहुंच जाएगी। तो नुकसान जो है वो ज़्यादातर देखें तो बीजेपी को अभी नज़र आ रहा है। विधानसभा वाइज अगर बात करें उसके लिए आपको उत्तराखंड विधानसभा को भी भंग करना होगा, यूपी का करना होगा। जो 3 राज्यों के बड़े राज्यों के चुनाव अभी आने वाले हैं, खासतौर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, इनके जो कार्यकाल होंगे पूरा होंगे, इसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे या तो 1-2 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए या फिर उसी समय पर, यानी कि जो विपक्षी दल के नेता कह रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव है वो थोड़ा पहले हो सकता है, इसी साल के अंत में हो सकता है। इस पे मैं पूरा 100% सहमत नहीं हूँ, लेकिन इतना कंफर्म आप मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव अपने समय से 2 महीना पहले या 3 महीना पहले जरूर हो सकता है। नरेंद्र मोदी की सरकार केवल राम मंदिर तक के उद्घाटन तक ही रुकेगी। जैसे राम मंदिर के उद्घाटन का जो तारीख है वो शायद फरवरी या मार्च में फिक्स है, वो जैसे राम मंदिर की तारीख उद्घाटन की तारीख नज़दीक आएगी और उद्घाटन हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि बीजेपी के 3 मुख्य एजेंडे हुआ करते हैं, जिसमें से 2 वो अपने पूरे कर चुकी है। पहला राम मंदिर हुआ करता था, दूसरा धारा 370 हुआ करता था और तीसरा यूसीसी हुआ करता था। यूसीसी इस सत्र में नहीं आने वाला है, इतना तो तय मान के चलिए। इस सत्र में 3 कानून जो मुझे दिखते हैं वो शर्तिया तौर पे आ सकता है। पहला जो वक्फ बोर्ड है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़ा एक कानून है, जिसमें उनको संपत्तियों पे अधिकार का एक मतलब अलग से बोर्ड बना हुआ है, जिसमें अगर कोई भी अगर मुस्लिम संगठन किसी संपत्ति पे अगर अपना अधिकार दावा कर देता है, मतलब वक्फ की संपत्ति घोषित कर देता है अगर वक्फ बोर्ड, तो वक्फ बोर्ड के आप फैसले के खिलाफ आप निचली अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। आपको अपील करना होगा तो वक्फ बोर्ड के ही एक पैनल के पास अपील करना होता है, और उस पैनल में ज़्यादातर या यूं कहें कि वक्फ बोर्ड के ही मेंबर होते हैं। तो यानी कि जिसने दावा किया है उसी के पास आपको अपना अपील करना होता है। एक आप लोग को घटना मैं बता रहा हूँ, ये तमिलनाडु की घटना है, जिसमें एक मंदिर के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, और वो मंदिर लगभग 500-600 साल पहले का है। और उस गांव में जब वो मंदिर बना था, उस मतलब 200 साल 300 साल पहले तक उस गांव में कोई भी एक भी मुस्लिम बासिंदा नहीं था। इसके बाद ये मामला इतना मतलब तूल पकड़ लिया कि इस मामले को हाई कोर्ट में वहां पे ले जाया गया था। तब हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के फैसले को निरस्त करते हुए ये आदेश दिया था कि ये मंदिर की जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड को नहीं है। इसके बाद से जो हिंदूवादी संगठन है, आप सभी को पता है कि बीजेपी का वोटर कौन है, बीजेपी के वोटर हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग हैं, और वो इस कानून में काफी बदलाव की मांग करते आ रहे हैं। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि वक्फ बोर्ड कानून को या तो मोदी सरकार निरस्त कर सकती है, या फिर जो इनका जो ट्रिब्यूनल है, यानी जहां पे अपील करने का जो तरीका है उसको बदल सकती है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार जब गई थी, उसके कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही मनमोहन सिंह सरकार के तरफ से लगभग 100 से ज़्यादा
जमीनों को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया था दिल्ली के अंदर, और वो जमीनें अब मोदी सरकार ने वापस ले ली है। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो कुल मिला के एक तो इशारा दिख रहा है कि ये वक्फ बोर्ड की तरफ ये जो सेशन है वो जाएगा। दूसरा, मैंने बताया कि जो मंदिरों पे नियंत्रण हटाने की बात काफी समय से हो रही है कि आखिर जब आप और कोई भी हिंदू सामान्य तौर पे जब वो जाता है किसी मंदिर पे और वहाँ पे दान पेटी में दान देता है, तो उस दान का क्या होता है? वो दान जो है वो सरकार के खजाने में जाता है। वो दान का पैसा फिर सरकार के खजाने में जाकर उसी से रोड बनता है, उसी से स्कूल बनता है, मतलब जो भी जहाँ भी खर्चा करे सरकार खर्चा करती है। अब क्या दिक्कत है कि हिंदू संगठन ये मांग कर रहे हैं कि जब मस्जिदों में जो दान आता है या चढ़ावा चढ़ता है या फिर लोग वहाँ पे जो स्वेच्छा से दान करते हैं या फिर अन्य किसी भी जगह पे दान करते हैं, तो उस पैसे का उपयोग वहाँ के लोग अपने मस्जिद को या फिर अपने धार्मिक स्थल को अच्छा बनाने के लिए, अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। तो फिर आखिर हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये दूसरा एक मैटर जो है वो दिख रहा है कि इससे क्या है कि सीधे तौर पे हिंदू वोटरों को नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पाले में मजबूती से दोबारा से कब्जा में करने की कोशिश करती हुई दिख सकती है। और ये जो 5 दिन का सत्र आया है, इसमें निश्चित तौर पे आप लोग देखिएगा, इसमें हिंदुओं की जन भावना से जुड़े हुए